हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं सिखाने वाला हूं आपको कि केमिकल काइनेटिक्स के जो रिएक्शंस हैं उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे दिखाया जाए। अपीयरेंस का मतलब चीजें जो बन रही है और डिसअपीयरेंस का मतलब चीजें जो कम हो रही है। कौन होता है डिसअपीयरेंस में? कौन होता है? रिएक्टेंट होता है डिसअपीयरेंस में। और अपीयरेंस में कौन होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जिसने फर्स्ट वीडियो ना देखी हो वो देख ले फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के बारे में, इंस्टेंटेनियस एवरेज के बारे में सब कुछ समझाया होगा बच्चों, ठीक है। तो वहां से नोट बना लें आप फर्स्ट पार्ट से और यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें चीजों को करना है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में एवरेज और इंस्टेंटेनियस समझाया था। तो अगर किसी ने देखी है तो कि उसको पता होगा कि मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लेके चलूंगा, यानी कि डी बाई डी टी लेके चलूंगा। यहाँ पे डेल्टा लेके नहीं चलना है, क्योंकि डेल्टा पूरे चेंज को नापता है तो वहां पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो हम इंस्टेंटेनियस को लेके चलेंगे, क्योंकि एक समय पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू देने का काम करता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में लगाते हैं डी अपॉन डी टी और एवरेज में लगाते हैं डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, जो कि अब लेके नहीं चलना है। अब क्या लेके चलना है? डी बाई डी टी। और कारण आपको पता है, क्योंकि वो एक्यूरेट वैल्यू आपको देता है हर एक सिचुएशन में, हर एक समय पर, हर एक पॉइंट पर। तो क्लियर हो गया आपको इतना? ओके, तो मेरे पास कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उस एग्जाम्पल्स को करते हैं और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग है एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो देखो मेरे पास जैसे रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन ए जो कि प्रोडक्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन को किस तरीके से दिखा सकता हूं? तो यहाँ पे रिएक्शन को मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट लिखूंगा, और ये रिएक्टेंट की साइड है, ए जो रिएक्टेंट की साइड है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की साइड कम होगी तभी तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो इसलिए मुझे ए को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम का मतलब क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस वाली कहानी भी बच्चों पहली वीडियो में मैंने समझा रखी है कि माइनस क्यों लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं वो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है। तो इसलिए हम माइनस का यूज करेंगे। तो माइनस का यूज करा, यहाँ पे डी बाई डी टी लिख दूंगा और यहाँ पे बड़े बॉक्स में कंसंट्रेशन दिखाते हैं। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट टाइप लगाते हैं इससे कंसंट्रेशन शो होता है। किसका कंसंट्रेशन शो होता है? ए का। अभी ए है हमारे रिएक्शन में और ए कम हो रहा है और धीरे धीरे कौन बन रहा है? धीरे धीरे बी बन रहा है। तो बी के लिए यहाँ पे प्लस दिखाते हैं और यहाँ पे डी बाई डी टी लगाते हैं और यहाँ पे हम बी लिख देंगे। तो बच्चों इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस, इसे बोलते हैं डिसअपीयरेंस, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपीयरेंस। तो कभी कभी आपके पेपर में डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखने को आ जाता है कि इस रिएक्शन का डिसअपीयरेंस लिखो और अपीयरेंस लिखो। तो डिसअपीयरेंस में आपको कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ माइनस लगा के डिसअपीयरेंस लिखना है और पॉजिटिव लगा के आपको क्या लिखना है? अपीयरेंस लिखना है। क्लियर हो गया आपको इतना? जरा आते हैं इस वाली पर। तो इस वाली को कैसे करेंगे? देखो इसमें दो यहां पर हो गए, दो यहां पर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट ही तो है और ये पूरा का पूरा कौन है? ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं इसका रेट कैसे लिखूंगा? तो इस रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी लिख दिया। पर रिएक्टेंट ये भी है, ए भी है, तो रिएक्टेंट बी भी तो है। अब जब रिएक्टेंट बी है तो उसका कंसंट्रेशन भी कम हो रहा होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब मुझे इसको भी माइनस से शो करना पड़ेगा बच्चों। किससे शो करना पड़ेगा? माइनस से। सर इक्वल टू क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इक्वल टू बच्चों मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसमें एक रूल चलता है कि आप पॉजिटिव नहीं लोगे, आप यहाँ पे इक्वल टू लोगे। क्योंकि जितने रेट से कंसंट्रेशन कम होगा, जितने रेट से कंसंट्रेशन कम होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बनेगा। जितने रेट से कंसंट्रेशन कम होगा रिएक्टेंट का, उतने ही रेट से, उतनी ही स्पीड से आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। आपका प्रोडक्ट भी बनेगा। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में यही होता है। हाँ कुछ रेयर रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जल्दी बनता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा कम घुलता है पहले, जैसे शहद और पानी हो गया। तो वो सारी चीजें होती हैं बच्चों। तो अधिकतर तो रिएक्शन का रेट बराबर ही होता है लगभग। तो मैं वही मान के चल रहा हूं कि बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे हम इक्वल टू लिख देते हैं। एरो पे भी जो ये गिव्स आउट है तो एरो को भी हमें इक्वल टू लिखना है, जो कि ऊपर ही आप समझ गए होंगे। और ये है प्रोडक्ट वाली साइड, तो प्रोडक्ट में प्लस करके डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, और यहाँ पे भी प्लस करके, और सॉरी यहाँ पे पहले इक्वल टू लगाकर फिर प्लस कर और डी कंसंट्रेशन ऑफ डी और बाई डी टी। तो इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि कैसे करना है। चलो अब आप पे एक और सवाल होगा कि चलो सर ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि ए से बी जाएगा, ए से ऐसे करके ये माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे।
अगर किसी रिएक्शन में बैलेंसिंग वाले नंबर आ गए तो आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया तो जब आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए एग्जांपल मैंने कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना भी हो सकता है, तो आगे यहाँ पे क्या लगे हुए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो उसका क्या करना है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गई रिएक्टेंट वाली साइड और ये क्या हो गई प्रोडक्ट वाली साइड हो गई। तो रिएक्टेंट वाली साइड में मैं क्या करूंगा, रेट लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ठीक है, और इक्वल टू माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको ऐसे लिखना है तो बिल्कुल आप बच्चों गलत सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो गलत? क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो आपने दिखाया नहीं है, तो कैसे दिखेगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जरा उसको समझिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई सा भी नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको उस नंबर को हमेशा डिवाइड में लिखना है। आपको उस नंबर को हमेशा क्या लिखना है, डिवाइड में। जैसे यहाँ पे 1/a आ गया, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे कौन है, b है ना, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे क्या लिख देना है, माइनस का 1/b लिख देना है, 1/b लिख देना है, बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे x है तो 1/x लिखना है, फिर उसके बाद d कंसेंट्रेशन ऑफ x बाय dt, और उसके बाद 1/y लिखना है, और d कंसेंट्रेशन ऑफ y बाय dt, और पॉजिटिव साइन लगा देना। इसका मतलब इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर बात समझ में आ गई कि आपने हमें बता दिया है कि A होता है, B होता है, C होता है, कुछ भी होगा आपके पास, कुछ भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा, और उसके आगे जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड में लिख देना। पर भैया डिवाइड में लिखना क्यों है, तो लिखना क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं इस वाले एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे बच्चों A से क्या बन रहा है, 2B बन रहा है, A से क्या बन रहा है, 2B, तो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, लिख के दिखाओ, चलो आप लोग अपनी कॉपी में लिख के दिखाओ इसको कैसे लिखोगे। जर्नल में पूछ रहा हूं कि लिखना कैसे है, अगर ऊपर वाले से समझ गए हो तो आपको पता चल जाएगा लिखना कैसे है। तो जर्नली कैसे लिखोगे, आप बोलोगे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रेट को हम लिखेंगे माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, ठीक है भाई, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, गिव्स आउट की जगह पे इक्वल टू लिखना है, और इसके लिए क्या करना है, इसको हाफ में लिखना है, और डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, इस तरीके से हमको कर देना है। और यहाँ पे क्या लगा देना है, पॉजिटिव लगा देना है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि लिख क्यों रहे हैं यहाँ पे 1/2 लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। असल में आप लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बताऊंगा कि क्यों लिखते हैं, ठीक है। रीजन पता होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ रटने वाली बातें हैं, रीजन पता होना चाहिए। तो रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है रीजन। तो रीजन जरा करते हैं इसका कि रीजन क्या हो सकता है इसका। तो रीजन देखो बच्चों ये है, जरा आप रिएक्शन को ध्यान से समझना। ए जो है वो 2B बना रहा है, ए जो है वो क्या बना रहा है, 2B। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ ए उससे कम है, रेट ऑफ बी ज्यादा है, रेट ऑफ ए कम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बी का जो रेट है वो ज्यादा है और ए का रेट क्या है, कम है। भाई बी का रेट ज्यादा ही है, देखो 2 मिल रहे हैं यहाँ पे, और ए तो एक ही है, तो रेट ए का कम हो गया और बी का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? अब मुझे बताओ कितना ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा है, 3 होता तो 3 गुना ज्यादा होता, 4 होता तो 4 गुना ज्यादा होता। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ ए। ये बात पल्ले पड़ी आपके। इसका मतलब रेट ऑफ बी कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है एक, 2 गुना ज्यादा है एक। तो जल्दी जल्दी रेट लिख लेते हैं, इनका क्या रेट होगा, रेट लिखना तो आता है ना भाई, बी का रेट। तो बी का रेट कैसे लिखोगे, प्लस डी कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, बिल्कुल सही, ठीक है। 2 को 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 को 2 ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे +2 माइनस टू और डी, क्योंकि ये ए है ना, और कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। इतना समझ में आया? तो बच्चों हमको ये समझ में आ गया कि हमको कुछ ऐसे करना है, ए तो कम हो रहा है ना, ए का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है और बी का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बी 2 गुना ज्यादा बन रहा है ए से, तो वही बात मैंने मैथमेटिकली इस तरीके से लिखी है। रेट ऑफ बी लिख दिया पॉजिटिव में क्योंकि वो बढ़ रहा है, रेट ऑफ ए लिख दिया क्योंकि वो कम हो रहा है, कंसेंट्रेशन उसका कम हो रहा है। लेकिन बच्चों अब क्या करूंगा मैं, इस वाले नंबर को, क्योंकि बी 2 गुना बढ़ रहा है ना, बी अगर 2 गुना बढ़ रहा है ए की वजह से, तो मैं 2 को नीचे ले जा लेता हूं बी के, मतलब ये जो 2 है इसको मैं इधर ले आता हूं नीचे की तरफ।
तो जब मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो ये तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड होने के लिए नीचे जाता है, तो इस वजह से बच्चों आपका जो नंबर है वो नीचे आता है। यहां पे सुनो दोबारा मैंने क्या बोला, रेट जो है बी का वो ज्यादा है रेट ए से, बिल्कुल सही बात है। रेट जो है बी का कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है सर, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद रेट ऑफ बी मैंने ऐसे लिख दिया, रेट ऑफ ए मैंने ऐसे लिख दिया माइनस में, और फिर मैंने बोला कि ये नंबर को मैं इधर ले जा लेता हूं। तो जब मैं नंबर को इधर ले जाऊंगा, नंबर को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो नंबर तो मल्टीप्लाई में, नंबर तो इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई में है, और जब मैं मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इधर ले जाऊंगा तो वो डिवाइड में जाएगा बच्चों। किस में जाएगा, डिवाइड में। तो जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, वो तभी हम अपॉन में इसलिए लिखते हैं, जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो इसी वजह से अपॉन में लिखे जाते हैं। जो भी आगे नंबर होगा वो अपॉन में इसी वजह से लिखा जाता है, इसी रीजन की वजह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम आगे इसमें लिख देंगे, मैं पहले इसको लिख देता हूं, इस वाले को, माइनस यहीं पर ही रह जाएगा, बस 2 नीचे जाएगा, ठीक है। तो माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 2 नीचे चले गया तो ये हो जाएगा 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक्सप्रेशन, और ये है हमारा बच्चों रीजन, ये है हमारा रीजन। तो उम्मीद है कि आपको रीजन बच्चों समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप फटाफट उसको करिए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपके बीच प्रेजेंट कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो इन 4 क्वेश्चनों को करिए। अगर आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो इन 4 क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करिए और अपने कॉपी में जल्दी जल्दी करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक है, आपने सही तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। तो सबसे पहले इस पे स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपने ऐसे लिखा होगा। इधर आ जाइए, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी कंसंट्रेशन ऑफ N2, ठीक है। N2 गैस है, ओके। इधर आ जाओ, माइनस का 1/3 डी अपॉन डी टी कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय dt। तो इस तरीके से बच्चों हम रिलेशन को कर सकते हैं। इस पर आ जाओ, इस पे तो वैसे कोई बैलेंसिंग वाला कोई नंबर ही नहीं है, इसको तो सिंपल करना है, d अपॉन dt माइनस का करके PCl5 डिवाइडेड बाय dt हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ dt, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देंगे PCl3, और इक्वल टू करके यहाँ पे प्लस लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, d अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इस तरीके से बच्चों। इधर आ जाओ, तो ये वाला आप लोग करोगे और यहाँ पे लिखोगे रेट इज इक्वल टू माइनस का 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और यह नीचे आ जाएगा dt। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर माइनस का 1/5 लगाकर डी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 4NO की जगह पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1/4 प्लस का डी कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt, और इक्वल टू 1/6 और डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमको रिलेशन लिखना है। उम्मीद है कि आपने ठीक करा होगा। अब आ जाते हैं बच्चों अपने न्यूमेरिकल पर, कि ये सारी की सारी चीजें मैंने इसलिए समझाई है ताकि आपको लिखना आ जाए, क्योंकि ये जब तक लिखना नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। वैल्यूएबल न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद वैल्यूएबल न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चों, तो चलो क्वेश्चन सीखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखो ऐसा तो न्यूमेरिकल तो बहुत सारे करते हो आप, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि न्यूमेरिकल को रेगुलरली आप ट्राई नहीं करते हो, एक बार कर देते हो छोड़ देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको 12th के न्यूमेरिकल्स बच्चों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, और हर दूसरे दिन छोड़ के, हर तीसरे दिन छोड़ के आपको एक बार देख लेना चाहिए। देख के ही बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। भले आप करोगे नहीं लेकिन आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि
रेगुलरली जो चीज देखी हुई होती है वो ऑटोमेटिकली ध्यान रहती है फिर, लेकिन आप एक महीने बाद देखोगे उस न्यूमेरिकल को, आपको लगेगा ये मैं नहीं करा था कि किसी और ने करा था। तो इसीलिए ऐसा है कि न्यूमेरिकल्स मैं आपको आइडिया दूंगा और होमवर्क भी दूंगा, तो आप न्यूमेरिकल्स करिएगा, और जिसको मेरा नंबर पता है, ठीक है, तो वो मेरे पे सेंड कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि क्या क्या उसमें गलतियां हैं, या आपने ठीक करा है, बिल्कुल ठीक करा है तो बहुत बढ़िया, उसमें तो और बढ़िया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक्सप्रेस तो करना ही है भाई, बिना एक्सप्रेस करे तो काम ही नहीं चलेगा। रेट वाली रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी, डी बाई डी टी वाली, ठीक है। रिएक्शन लिखनी कौन सी है, तो रिएक्शन हमको गिवन है 4NH3 5O2 4NO और 6H2O, ये हमको गिवन है। उसके बाद हमसे क्या बोला है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकंड -1 मोल लीटर -1 सेकंड -1 मोल लीटर -1 सेकंड -1। ये बच्चों मैंने आपको बता रखा था, ये बच्चों मैंने आपको बता रखा था, मोल लीटर -1 सेकंड -1 यूनिट होती है बच्चों आपके रेट की यूनिट निकालनी आती है, ठीक है। तो रेट की यूनिट बच्चों हम इस तरीके से निकालते हैं, जिसको नहीं आती है तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले, रेट की यूनिट आपको आ जाएगी, ठीक है। या तो मोल लीटर -1 सेकंड -1 होती है, या तो मोल लीटर -1 मिनट -1 भी दे देते हैं कभी कभी, तो मिनट में है तो मिनट में यूज करो, लेकिन अभी सेकंड में है तो सेकंड यूज करेंगे, मिनट की यूज करेंगे भाई, है ना। तो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस NH3 कितना कितना कम हो रहा है, डिसअपेरेंस बताना है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पे बच्चों हमको सबसे पहले ऐसा करते हैं कि गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, क्योंकि टीचर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें पता है कि क्या क्या गिवन है। तो गिवन बच्चों सबसे पहले ये है कि हमें रिएक्शन गिवन है, कौन सी रिएक्शन गिवन है, 4NH3 गैस गिवन है, 5O2 गैस गिवन है, ठीक है, 4NO गैस गिवन है, और 6H2O गैस गिवन है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है आपको, मुझे इसका रेट पता है, मुझे NO का रेट पता है। NO का रेट कितना दे रखा है, 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर सेकंड -1, ठीक है। तो देखो हमें डी बाई डी टी रेट, भाई रेट है तो रेट को ऐसे तो लिखूंगा डी बाई डी टी। किसका रेट पता है मुझे पता है इसका NO का, ठीक है। अब जब NO है तो NO का आगे तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगा है, तो मुझे पहले स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/4 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NO लिखना पड़ेगा, कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है बच्चों 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकंड -1 बोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। ये बोल 3.6 into 10 की पावर -3, क्लियर हो गया इतना। निकालने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने को बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस। भाई डिसअपेरेंस का मतलब कम हो जाना, किसका कम हो जाना, अमोनिया का कम हो जाना। तो माइनस का डी बाई डी टी, एक मिनट, ये 4 है ना, तो मैं ऐसे करूंगा इसको, वैसे तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस में यहां से पकड़ूंगा, अभी इस रिएक्शन को लिखना ही पड़ेगा मुझे, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी ऐसे लिख देता हूं जो पूछा है बस, क्योंकि आगे नंबर नहीं है। NH3 तो मेरे से पूछा है रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालो, और दूसरा क्या निकालो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी पूछ रहा है कि ये भी हमको निकाल के दिखाओ। क्या गिवन लिख लिया आपने, तो बच्चों गिवन लिखने में आपका ये पता चल जाता है टीचर को कि हाँ बच्चे को आता है, और अगर टीचर ने इतना देख लिया तो टीचर फिर उस न्यूमेरिकल को थोड़ा हल्के फॉर्म में देखता है फिर, ठीक है। तो पहले गिवन लिख ले करो, जो कैलकुलेट करना है उसको एक बार दिखा दे करो कि हाँ जी जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमने दिखा रखा है। चले आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, क्योंकि रिएक्शन लिखनी पड़ेगी मुझे। तो पहले मैं रेट लिख देता हूं, रेट रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। चलो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, ये इसके आगे 4 है तो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं 1/4 डी माइनस का, हाँ वेरी गुड, ठीक है, पता था। 1/4 डी NH3/dt, उसके बाद माइनस का 1/5 डी O2 कंसंट्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा 1/4 DNO/dt, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव, और ये आएगा 1/6, तो यहां पे लिख देता हूं 1/6 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2O/dt, ठीक है। तो रिएक्शन लिख दी हमने।
अब आप रिएक्शन देखो, ये सब रिएक्शन में बराबरी तो है, मतलब ये इसके बराबर में ले सकता हूं, ये इसके बराबर में ले सकता हूं, ये इसके बराबर में ले सकता हूं, मतलब मैं बराबर बराबर में ले सकता हूं। भाई इक्वल टू लगाया है तो फायदा उठाना पड़ेगा ना, क्या फायदा उठा सकता हूं मैं यहां से, इक्वल टू है तो कोई भी चीज बराबर ले सकता हूं। तो पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ NH3 पूछ रहा है। और बच्चों आप मुझे बताओ इन चारों चीजों में से अभी क्या गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ इन चारों चीजों में से अभी क्या गिवन है। ठीक है, इस प्रेजेंट मोमेंट में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अभी, तो आपको पता है कि सर हमें NO गिवन है, क्या गिवन है, NO गिवन है। और क्या बोलते हैं, इसका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 1/4 लगाओ या ना लगाओ कोई नहीं, लगा भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लगा भी दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लगाओगे नहीं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो NO इतना दे रखा है आपको, तो भैया NO के बराबर ही तो लोगे क्योंकि एक ही चीज तो गिवन है। इसका मतलब NH3 को किसके बराबर लेना पड़ेगा, NO के बराबर। चलो ले लेते हैं। तो फर्स्ट भी कैलकुलेट NH3, तो मैं यहां से NH3 ये वाला हिस्सा ले लेता हूं रिएक्शन के हिसाब से। अब मैं 1/4 जरूर लूंगा बच्चों, अब नहीं छोड़ना 1/4, अब नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये 1/4 ले लिया और यहाँ पे dt कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। किसके इक्वल टू लेंगे, NO के, जो गिवन है उसी को इक्वल टू लेंगे। तो ये प्लस का 1/4 dNO बाय dt, क्लियर। तो देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, तो अगर ये माइनस का 4 है प्लस का 4 है तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, काट देता हूँ बच्चों, क्लियर हो गया। और बताओ NO की वैल्यू कितनी दे रखी है, NO की वैल्यू 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर सेकंड में 1, ठीक है। तो माइनस दिखाने का जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि वो डिसअपेयर हो रहा है, तो माइनस दिखा भी दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस नहीं दिखाओगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे dt लिख दिया आपने, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3.6 × 10⁻³, तो यहाँ पर जाएगा 3.6 × 10⁻³ मोल लीटर -1 सेकंड -1। ये निकल गया बच्चों आपका पहला आंसर, ये निकल गया बच्चों आपका पहला आंसर, क्लियर हो गया। 1/4 से 1/4 कट गया। सर अगर कोई अलग नंबर आ जाए, अभी आएगा, अभी सेकंड पॉइंट पे अलग नंबर आएगा, उसका मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। दूसरा देखो आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन पानी की बताओ, पानी की फॉर्मेशन बताओ। तो बच्चों बता देंगे पानी की फॉर्मेशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे बताएंगे, यहां पर पानी की फॉर्मेशन के लिए ये पानी ले लेंगे, ठीक है, प्लस का 1/6 DH2O बाय dt, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और यहां पर क्या बोलते हैं, किसके बराबर लूं बच्चों, दो चीजें गिवन है, किसके बराबर लूं, किसी के भी बराबर ले सकते हो। H2O को NO के बराबर भी ले सकते हो, बराबरी में है, क्योंकि यहाँ पे बराबरी में है, इक्वल टू है यहाँ पर, ठीक है। और आप H2O को इसके बराबर भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी निकल चुका है, बस आपने रिएक्शन लिख देना, सब कुछ बराबरी में लिखा हुआ है। भाई मुझे मजबूरी में NO को NH3 के बराबर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि उस समय NO की ही वैल्यू दे रखी थी, NO की ही वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अब NO की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन से मिल ही रखी है, लेकिन NH3 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम NH3 से भी सेम आंसर निकाल सकते हैं और NO से भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं कराऊंगा वही करो, आप NO से करके देखो तब भी आंसर सेम निकलेगा, आप NH3 के वैल्यू से करके देखो तब भी आंसर सेम निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात क्लियर है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं NH3 से कर रहा हूं, आप एक बार NO2 से देख लेना, आंसर सेम निकलेगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे करता हूं कि मैं ये लेता हूं आपकी ये वाली वैल्यू -d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt, जो मैंने निकाली मैं तो वो यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो मैंने निकाली मैं तो वो यूज कर रहा हूं। और है कितना ये 1/4 है कितना ये 1/4 है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो ऐसा करता हूं बच्चों 6 को उधर भेज देता हूं, क्योंकि नंबर को उधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि नंबर एक दूसरे से कटेगा नहीं, क्योंकि मैचअप नहीं है, तो 6 को उधर भेज देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा d कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय dt, और 6/4 माइनस की वैसे कोई जरूरत है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस बस ये बता रहे कि डिसअपेरेंस हुआ है, अगर आप माइनस हटा भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लगे भी रहने दो, हटा भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई क्या वैल्यू है इस पूरे हिस्से की, 3.6 × 10⁻³ 3.6 × 10⁻³। इसको काट के क्या आएगा, जल्दी जल्दी डिवाइड करो, 4 और 6 को डिवाइड करके क्या आएगा, ये डिवाइड करके आएगा 1.5, क्या आएगा बच्चों 1.5, तो आ जाएगा 1.5, माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3.6 × 10⁻³ और ये आएगा आपका रेट 5.4,
यह आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर -1 सेकंड -1। और यही सेम आंसर आप NO से भी निकाल सकते हो। NO को पानी के बराबर ले लो, 6 को उधर भेज दो, तब भी आंसर सेम निकलेगा, तब भी आंसर सेम निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल आ गया होगा बच्चा समझ में। अब मैं अगला न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि आप खुद कर सकते हो तो एक बार खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं तो कराऊंगा ही आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B gives 3C, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड टाइम T इज। जो रेट ऑफ अपीयरेंस है C का, मतलब C का हमें रेट दे रखा है बच्चों, टाइम भी दे रखा है साथ में, टाइम के साथ कितना दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। कैलकुलेट एट दिस टाइम, इसी समय पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी समय पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो पहली बात हमें रिएक्शन गिवन है, गिवन लिखना ना भूले बच्चों, गिवन से पहले स्टार्टिंग ना करें, ठीक है। 2A + B और यहां पे 3C। अब और क्या बोला है, रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दिया है C का अपीयरेंस हो रहा है ना, तो C का रेट ऑफ अपीयरेंस कितना दिया है, तो यहां पे दे रखा है +d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ C हमको दे रखा है 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपसे टू कैलकुलेट क्या बोल रहा है, टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट निकालना है रिएक्शन का टोटल रेट निकालना है कि रिएक्शन कितने रेट पे चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है। और दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि -d/dt कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना है कि ए कितना कम हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन कितना कम हो रहा है। तो मैंने आपको कुछ गिवन लिखाया है, अगर आप कर सकते हो तो एक बार ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो, बिल्कुल पॉज करो, ट्राई करो। ओके चलिए देखिए, तो मैं आपको कराता हूं ये। तो सबसे पहले रेट के लिए मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, रिएक्शन का है ये रही, तो यहां पे लिखूंगा -1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, और यहां पे लिखूंगा माइनस का d कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय dt, फिर गिव्स टू को भी इक्वल टू में लिखना है, और यहां पे लिखूंगा +1/3 d कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय dt, ठीक है भाई। ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब आप ये देखिए कि इसमें आपको गिवन क्या है, क्या आपको A गिवन है, क्या आपको B गिवन है, क्या आपको C गिवन है। एक भी चीज गिवन होगी आपको रेट मिल जाएगा, एक भी चीज गिवन होगी आपको रेट मिल जाएगा। तो क्या गिवन है, गिवन है हमको C। तो अगर C गिवन है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को किसके बराबर ले लेता हूं, C के बराबर। देखो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, तो यहां पे मैं लिखता हूं रेट इज इक्वल टू, जो गिवन है वही तो लिखूंगा, D कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 मल्टीप्लाई, कितना कंसंट्रेशन गिवन है 1.3 इंटू 10 की पावर -4, 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मुझे कंसंट्रेशन इसका गिवन है। और जरा इसको डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, 3 और 13 को डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 की पावर -3 हो जाएगी। इसको डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, तो ये डिवाइड करके आएगा बच्चों 4.3 इंटू 10 की पावर -5, 4.3 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया होगा तो आंसर ये निकल जाएगा आपका। ओके इतना क्लियर हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पर आ जाते हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो इसका। तो भैया कितना है ये इतना है। क्या चीज गिवन है आपको बच्चों, आपको दो चीज गिवन है और दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। क्या क्या दो चीजें गिवन है, इसका कंसंट्रेशन भी गिवन है जो कि पहले से क्वेश्चन में गिवन था, और इसका कंसंट्रेशन निकाल के मैंने रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल लिया। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इसके बराबर रखो, बात एक है, या तो इसको इसके बराबर रखो, बात एक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इन दोनों को साथ में रखता हूं, आप इन दोनों को साथ में रखना और आंसर देखना, दोनों का ही सेम आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन और इसको बराबर रखता हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं रेट इज इक्वल टू माइनस का हाफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी। और जैसा कि मुझे पता है कि मैं रेट कितना निकाल चुका हूं, रेट निकाल चुका हूं 4.3 इंटू 10 की पावर -5। ये ऊपर मैंने रेट निकाल दिया है, माइनस का 1/2। माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
क्योंकि माइनस सिर्फ डिसअपेरेंस दिखा रहा है, बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, माइनस में कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस सिर्फ ये बता रहे कंसंट्रेशन कम हो रहा है, प्लस सिर्फ ये बता रहे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो माइनस का और कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, तो जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो d बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt आप लिख दो, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, जरा बताओ कितना आएगा। 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल लीटर -1 सेकंड -1। उम्मीद है आपको आ गया होगा। और बच्चों जो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जो कि आपको खुद करने हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेट करते हैं, इसी से रिलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको वो करने में। तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूं जो कि आप खुद करोगे, तो ये 2 क्वेश्चनों से आप आइडिया समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। रेट गिवन हो, कंसंट्रेशन के बराबर रख दो, कुछ भी गिवन नहीं है, एक चीज गिवन है उसको उसके बराबर रख दो, निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लियर हो गया आपको? तो इसको नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद नोट डाउन करने के बाद मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिखाता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करो पहले। ओके, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं, 2-3, जितने भी होंगे 2-3 4 जो भी होंगे, ठीक है, फोटो खींचकर आपको सामने दिखा रहा हूं, तो वो क्वेश्चंस आप खुद करोगे, और क्या बोलते हैं आंसर्स उसके बाद में बताऊंगा कि क्या होंगे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का? तो बच्चों ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया कि रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट को एक्सप्रेशन कैसे दिखाया जाए। अब मैं आ जाता हूं रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर पर। तो आज बच्चों हम फैक्टर्स करते हैं जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, तो आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही मस्त फैक्टर है बच्चों, 6 फैक्टर है जो कि आपकी केमिकल काइनेटिक्स का एक रोड, एक डायरेक्शन को बदल देंगे बच्चों, एक देखने का नजरिया को बदल देंगे, ठीक है? तो इसको जरा अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या इसके रिएक्टेंट होते हैं। तो पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। भाई रिएक्टेंट, असल में मैं रिएक्टेंट में क्यों गौर कर रहा हूं, रिएक्टेंट पहले आया कि प्रोडक्ट पहले आया? तो आपका जवाब होगा सर रिएक्टेंट पहले आएगा तभी तो उसका प्रोडक्ट बनेगा। सही बात हो रही है कि गलत बात हो रही है? बिल्कुल सही बात हो रही है, रिएक्टेंट तो पहले आएगा। तो किसका नेचर चेक करूंगा? रिएक्टेंट का, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्टेंट में कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए। भाई कुछ स्पेशल बात होनी चाहिए ना, इसमें स्पेशल बात होनी चाहिए। क्या क्या स्पेशल बात होनी चाहिए, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट की तो छोड़ो, हम रिएक्टेंट को देखते हैं कि रिएक्टेंट कैसा है हमारा। तो बच्चों रिएक्टेंट जैसे R2 हो गया मेरे पास, H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, वैसे मैंने इसको एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले लिया। कौन सी फॉर्म में ले लिया? मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब आप जानते हो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होता है, तो इसके बीच में भी बच्चों बॉन्ड होगा, जैसे R बॉन्ड R हो गया। तो बच्चों यार बॉन्ड 2 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? बॉन्ड होते हैं, अब सुन लो जरा ध्यान से, एटम एटम के बीच की बॉन्ड की बात हो रही है, तो कमजोर और मजबूत की बात होगी, कमजोर और मजबूत की। ये मत बोल देना आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, होगा कोई भी बॉन्ड, ठीक है? वैसे बॉन्ड तो कोवेलेंट ही होते हैं ज्यादातर, आयनिक तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, बस इतना आपको मालूम होगा। तो होगा कोई सा भी बॉन्ड, लेकिन अभी उस केस को ना लेकर मैं सिर्फ सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि वीक हो सकता है बॉन्ड या तो स्ट्रांग हो सकता है ना भाई? यही तो बात हो सकती है। ये जो बॉन्ड है, जो R और R के बीच में जो बॉन्ड होगा, ये 2 ही कैटेगरी का हो सकता है, या तो ये वीक बॉन्ड होगा, या तो ये वीक बॉन्ड होगा, या तो ये क्या होगा, या तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है? अब बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या वीक बॉन्ड पहले टूटेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पहले टूटेगा? क्या वीक बॉन्ड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट पहले करेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड वाला केमिकल रिएक्शन करेगा सबसे पहले? चलो बता दो। तो आपको पता है कि सर क्या पूछ रहा है? आप ये सिंपल सा, वीक बॉन्ड मतलब जल्दी टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन जल्दी कराएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, और जिसको तोड़ना मुश्किल होगा वो रिएक्शन देर में कराएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। वीक बॉन्ड में होगी फास्ट रिएक्शन, वीक बॉन्ड में होगी फास्ट रिएक्शन, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होगी स्लो रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होगी स्लो रिएक्शन। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको?
वीक बॉन्ड में होगी फास्ट रिएक्शन और इसमें होगी स्लो रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड की मजबूती पर। बॉन्ड अगर कम मजबूत है तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन जल्दी करवा देगा। और बॉन्ड अगर ज्यादा मजबूत है, बढ़िया मजबूत है, तोड़ना मुश्किल है, तो तोड़ना अगर मुश्किल है तो रिएक्शन स्लो कराएगा। रिएक्शन क्या कराएगा? स्लो कराएगा। तो आपको शायद उम्मीद है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट आ चुका होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको यहां पे लिखना है वीकर द बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फास्टर द रिएक्शन टेक प्लेस, फास्टर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पहला फैक्टर आपको आ गया। एक बार इसमें उल्टा करके लिख सकते हो कि अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच का, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन स्लो हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? जरा दूसरे फैक्टर पर आ जाते हैं बच्चों। जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को समझ लेते हैं फटाफट। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कोई रिएक्शन R से P की तरफ जारी होगी। तो भैया अगर मैं इसका कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? कंसंट्रेशन ऑफ R के। कंसंट्रेशन मतलब ये ब्रैकेट हो गया और R। भाई मैं इसको बढ़ाऊंगा तभी तो केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। आप चाय बना रहे हो, तो जब आप चाय बना रहे हो तो चाय बना के आपने पांच चम्मच 10 कप चीनी में डाले। 10 कप चाय बना रहे हो और 5 चम्मच आपने चीनी डाल दी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? तो जब आपने घोला है, मतलब घोलोगे क्या? गैस पर रखोगे, गर्म करोगे, और जब ये केस होगा और किसी को मीठी पीनी होगी तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो बोलेगा भैया फीकी बना दी, क्या कर दिया, ये मुंह खराब कर दिया मेरा। ठीक है, तो क्या करना है उस समय क्या करना है कि अरे सॉरी कि क्या बोलते हैं कि ऐसा करता हूं कि मैं आपके लिए इसमें थोड़ी और डाल के ले आता हूं। तो सबकी ले जाओगे कि उसी का कप ले जाओगे? उसी का कप ले जाओगे, है ना? अगर नॉर्मल इंसान हो तो उसी का कप ले जाओगे। तो उसका कप में चीनी डालोगे और इस तरीके से घोलोगे और उसको दे दोगे कि लो जी आपकी ये चीज हो गई, आपका प्रोडक्ट अब अच्छा बन गया है। ठीक है, तो आपने कंसंट्रेशन क्या करा? और बढ़ा दिया। पहले कंसंट्रेशन कम था और आपने कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट उसको बढ़िया मिल गया ना। तो वही कहानी है बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल वही कहानी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वही कहानी है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। केमिकल रिएक्शन जल्दी होगी। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जल्दी। और उतनी जल्दी क्या बनेगा? प्रोडक्ट। उतनी जल्दी क्या बनेगा? प्रोडक्ट। असल में बच्चों देखो होता ये है कि यहाँ पे ना एक बड़ा ही खतरनाक फैक्टर काम करता है और मुझे समझ नहीं आता कि चैप्टर के लास्ट में क्यों दे रखा है वो फैक्टर। उस फैक्टर को बच्चों बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा में सिखाता हूँ, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हालांकि पहले दे देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों देते हैं, क्योंकि कोलिजन थ्योरी यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे यूज होगी। तो कोलिजन थ्योरी देखो किस तरीके से लगेगी, मैं बताता हूँ आपको। कोई भी रिएक्शन, ये तो बात आपकी कंप्लीट हो गई है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, पर मैं आपको रीजन समझाता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है, रेट बढ़ क्यों रहा है। तो रीजन ये है कि मान लो कोई रिएक्शन R से P तक जा रही है। मान लो कोई रिएक्शन R से क्या जा रही है? P तक जा रही है। अब आप मुझे ये बताओ, दुनिया में कोई भी चीज क्यों हो रही है? चाहे आप बदल रहे हो, चाहे मैं बदल रहा हूं, चाहे मैं पढ़ाते पढ़ाते बदल जाऊं, मैं ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊं, चाहे मैं बोरियत भरा पढ़ा दूं, चाहे मैं आपको क्या बोलते हैं एनर्जेटिक कर दूं बिल्कुल पढ़ाते समय, और आपने अगर हेडफोन ना लगा रखे हो तो पूरे आपके घर वाले मेरी आवाज सुन के बोल रहे होंगे कि कौन है ये भैया, कैसे पढ़ा रही है। ठीक है, कितना खतरनाक पढ़ा रहा है या कितना बेकार पढ़ा रहा है। तो ये सारी की सारी बातें उठेगी, सवाल उठेंगे। तो भैया यूनिवर्स का एक लॉ है, चेंजेस तो होते रहते हैं, पर चेंजेस होते क्यों हैं? जरा बताइए चेंजेस होते क्यों हैं? तो आपका जवाब सिंपल सा ही होने वाला है बच्चे कि चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि हर चीज स्टेबल होना चाहती है। पढ़ क्यों रहे हो तुम? तो पढ़ इसलिए रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? पढ़ इसलिए रहे हो, डरो मत। ठीक है, बस सकल से थोड़ा लगता हूं मैं, ऐसा नहीं हूं, फ्रैंक हूं। ठीक है, फ्रैंक टीचर बोल सकते हो आप मुझे। तो भैया पढ़ क्यों रहे हो आप? तो पढ़ इसलिए रहे हो आप
ताकि आप अच्छी सी जॉब पा सको, या बिजनेस माइंड है तो बिजनेस कर सको। पर अभी तो पढ़ोगे ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि फीस खुद भरनी पड़ रही है आपको, पापा मम्मी के पैसे यूज कर रहे हो, पापा मम्मी की फीस यूज कर रहे हो, तो भैया अपना बढ़िया निकाल लो, ठीक है, अपना बढ़िया पढ़ाई कर लो, 12th क्लास में अव्वल आ जाओ, अव्वल अव्वल, है ना। तो अभी तो कोई मार्ग नहीं है ऐसा, तो अभी बस पढ़ाई करनी है आपको। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे क्या, उसके बाद जो भी आपका पैशन होगा वो फॉलो करोगे, या कोई जॉब पे चले जाओगे। होना क्या चाहते हो, होना क्या चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। क्या होना चाहते हो बच्चों, स्टेबल होना चाहते हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, ठीक है। अब मेरा पैशन है पढ़ाना, तो भैया मैं पढ़ा रहा हूं, बिना पढ़ाए मैं पागल हो जाऊंगा, ठीक है। मुझे रोज का पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है, मेरी हैबिट बन चुकी है कि मुझे पढ़ाना ही है, क्योंकि उस चीज में मुझे स्टेबिलिटी आती है, उस चीज में मुझे क्या आती है, स्टेबिलिटी। अब ये बताओ आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के कैसे चलती है, एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के कैसे चलती है। तो आपका जवाब होगा सर एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दो बच्चों की कहानी सुनो जरा। एक बच्चा है आलसी, जो कभी भी अपना टाइम पे कोई भी काम नहीं करता है, टीवी देखता है और बस अपने टीवी में मगन रहता है, ना उसको होमवर्क से मतलब है, ना उसे खेलकूद से मतलब है, ना उसे किसी से मतलब नहीं है, फ्री फायर से भी मतलब नहीं है। बताओ, ठीक है, कितना लेजी होगा वो बच्चा जो खेलना ही नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में। और एक उसी का ही छोटा भाई है जो इतना एनर्जेटिक है, वो टीवी तोड़ देता है, ठीक है, वो गेम खेलता रहता है, वो बाहर जाके खेलता है। तो बताओ, जो इधर उधर फुदक रहा है, इधर उधर फुदक रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा, तो वो स्टेबल कम रहेगा। और जो लेजी है वो स्टेबल ही स्टेबल है, वो बोला कुछ करना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी मेरी कम है, मैं स्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बना होगा, तो रिएक्टेंट क्यों प्रोडक्ट में चेंज हुआ, क्योंकि वो लेस स्टेबल होगा, इसका मतलब लेस स्टेबल होगा तभी तो हुआ होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कम स्टेबल होगा और ये ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, लेस स्टेबल का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। ये वो बच्चा है जो कूदता रहता है, दिन भर कूदता रहता है, ठीक है, मम्मी पापा रोकता रहता है पर कूदता रहता है, सुनता नहीं है किसी की। तो अगर कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी कम है, तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई भाई, ठीक है। इसका मतलब मोर एनर्जेटिक है, मोर एनर्जी है इसके अंदर, खतरनाक एनर्जी है। तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करती है बच्चों। तो कोई भी चीज प्रोडक्ट में क्यों चेंज हो रही है, कोई भी चीज प्रोडक्ट में इसलिए चेंज होती है क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी वाला होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा एनर्जी वाला होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर अपनी एनर्जी को कम कर देता है, अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, कम एनर्जी, लेस एनर्जी। अगर लेस एनर्जी हो गई तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो मुझे लगता है इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया आपको। बिल्कुल आपके साथ ऐसे ही होता है जैसे आप स्कूल अगर गए हो, स्कूल से घर पर आए हो और बनी हो खिचड़ी या लौकी, तो आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे अरे पापा क्या बना दे ये, कि खिचड़ी लौकी कौन खाता है, ठीक है। काफी बच्चों को पसंद आती है, काफी बच्चों को नहीं आती है, तो जिसको पसंद नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बोलेंगे सुबह से शाम तक हम स्कूल में रहते हैं, ये होता है वो होता है, और अब घर में जाके हमें ऐसा खाना मिलता है, ठीक है, खिचड़ी विचड़ी मिल रही है हमको जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप मुझे बताओ किसकी बात हो रही है, लेस स्टेबल, उस समय एनर्जेटिक ज्यादा हो जाओगे। लेकिन उसी समय देखो दूसरी कंडीशन, अगले दिन गए, अगले दिन क्या हुआ, गए और वहां पे आपने देखा आहा चिकन, छोले भटूरे, पनीर, वाह, तो आप स्टेबल हो गए, आपकी एनर्जी कम हो गई वो देखकर कि हाँ अब मैं खाना खाऊंगा, मजा आ जाएंगे, तो आप स्टेबल हो गए वहां पे। आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे नहीं, मतलब झगड़ोगे नहीं ऐसे कि क्या बना दिया, आप तो बोलो, कुछ बोलोगे ही नहीं, खाने में बैठ जाओगे सीधा। तो वही बात हो रही है बच्चों, बिल्कुल वही बात हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन होती क्यों है। चलो ये बात समझ में आ गई रिएक्शन होती क्यों है। अब रिएक्टेंट बढ़ाकर क्या होगा, तो आप मुझे बताओ रिएक्टेंट बढ़ा के पार्टिकल नहीं बढ़ जाएंगे क्या, रिएक्टेंट बढ़ाकर पार्टिकल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर बिल्कुल बढ़ेंगे। अब जब पार्टिकल रिएक्टेंट के बढ़ जाएंगे तो जब वो मोशन में आएंगे, जब वो मोशन में आएंगे, मोशन करेंगे, तो मोशन करके एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलिजन, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, ये भी आर का है, ये भी आर का है। तो जब एक दूसरे से कोलिजन करेंगे तभी तो पी बनेगा। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन, वैसे वैसे कोलिजन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब कोलिजन बढ़ता जाएगा तो प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, बनता जाएगा। अब बच्चों कोलिजन से होता क्या है, एक दूसरे से टक्कर से होता क्या है, टक्कर से एनर्जी रिलीज होती है। टक्कर से क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है।
अब आप मुझे बताओ, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट। ये थी बच्चों कोलिजन थ्योरी, ये है कोलिजन थ्योरी। जो भी आपको थोड़ा मैंने 5-10 मिनट में घरेलू एग्जांपल समझाए, वो इसी की वजह से समझाए ताकि आप ये समझ सको। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में बढ़ाता जाऊंगा, रिएक्टेंट के पार्टिकल, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल फिर आपस में कोलिजन करेंगे, और जब भी कोई चीज आपस में किसी स्पीड से टकराती है तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखना क्या है, लिखना यह है कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, क्या लिखोगे, इफ कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो कोलिजन बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे, बताओ, कोलिजन बढ़ेंगे कि कम होंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो आप बोलोगे ग्रेटर द कोलिजन इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में कोलिजन बढ़ जाएंगे। then more product is formed, then more product is formed and rate of reaction increases, then more product is formed and rate of reaction increases। तो आपको दो फैक्टर आ गए बच्चों समझ में, दो फैक्टर आ गए समझ में। अब बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर में जो कि है टेम्परेचर का। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसका टेम्परेचर पे आते हैं बच्चों। ठीक है, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। ठीक है, कोलिजन थ्योरी देखो बच्चों ऐसा है, लास्ट में नहीं देनी चाहिए थी पर है, तब क्या करें। ठीक है, लेकिन वही है तजुर्बा, तजुर्बे की बात है कि मुझे बताना पड़ेगा आपको उसी तरीके से। तो तीसरा है टेम्परेचर। चलो टेम्परेचर पर आ जाते हैं। तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है भाई, रेट बढ़ेगा क्या टेम्परेचर से? बिल्कुल बढ़ेगा। अरे रेट बढ़ा होगा तो बिल्कुल बढ़ेगा भाई, क्यों नहीं बढ़ेगा। मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पे रिएक्टेंट के कुछ पार्टिकल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, अभी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो बताओ जैसे ही मैं टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या ये मूव नहीं करेंगे? बिल्कुल मूव करेंगे। दोबारा से देखो कोलिजन थ्योरी आ गई, दोबारा से कोलिजन थ्योरी। जब ये मूव करेंगे तो आपस में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। कोलिजन क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और जब कोलिजन एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो एज वी टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने से क्या होगा, टक्कर बढ़ जाएगी, टक्कर बढ़ने से एनर्जी लूज हो जाएगी, ज्यादा लूज होगी, और जब ज्यादा लूज होगी तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों भाई, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलिजन ज्यादा करेंगे। इसके जो पार्टिकल्स हैं, आर के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलिजन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कोलिजन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, और कोलिजन जो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से करेंगे तो प्रोडक्ट फटाफट बनाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट फिर बहुत जल्दी बनेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्लियर हो गया ये वाला फैक्टर आपको। आ जाते हैं बच्चों चौथे फैक्टर पे, फोर्थ फैक्टर पर। आप कोलिजन थ्योरी समझ चुके हो ना, वहां पे इसलिए टाइम लगाया कि ताकि कोलिजन थ्योरी समझ जाओ। आप कोलिजन थ्योरी समझ चुके हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे करेंगे। ठीक है, एक बात है बच्चों नोट करने वाली, सॉरी वो मिस हो गई थोड़ी सी, नोट करने वाली बात ये है, एक क्वेश्चन भी आया था बच्चों, ये साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो नियरली डबल हो जाता है फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो इसमें आपको कुछ टेक्निकल नहीं लिखना है, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन यही लिखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि अगर 10 डिग्री राइज हम टेम्परेचर कर देंगे, क्वेश्चन हमेशा यही आता है, काफी बार जब भी पेपर में आया तो यही आया है कि 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन नियरली डबल हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, in most of the cases rate of reaction nearly doubled for
10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, फॉर 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों जो आपको नोट करके याद रखनी है। ज्यादातर रिएक्शंस में रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, फिर और 10 डिग्री बढ़ाएंगे फिर और डबल हो जाएगा, फिर और 10 डिग्री बढ़ाएंगे फिर और डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं बच्चों आपके फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। चलो बताइए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होगा, बताओ कैटलिस्ट क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, which changes the rate of reaction, the rate of reaction without being consumed in a reaction, without being consumed in a reaction। ठीक है, तो कैटलिस्ट तो आपको पता ही है कि रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम करता है। एग्जांपल, तो एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो। जैसे आप घी बना रहे हो बच्चों, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड जैसा घी आप जानते होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब आप हाइड्रोजन गैस जोड़ते हो तो हाइड्रोजन गैस से क्या होता है, यहाँ पे निकल डालते हो, निकल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना लेता है। ठीक है, ऐसे आप एक और एग्जांपल दे सकते हो N2 गैस का प्लस H2 गैस का, और ये आपका क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा 2NH3। ठीक है, 2NH3 बना देगा। तो बच्चों एरो पे क्या डलता है, एरो पे डलता है आयरन एक तरह का कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो रिएक्शन को क्या करा जाता है जल्दी, लेकिन रिएक्शन में बच्चों कंज्यूम नहीं होता। क्या नहीं होता, कंज्यूम, विदाउट इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शन। रिएक्शन को पकड़ेगा कि हाँ जी आ जाओ, प्रोडक्ट तक ले जा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट तक बढ़ा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होऊंगा। क्या नहीं होऊंगा, कंज्यूम। तो कैटलिस्ट क्या होता है, द सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या चेंज करवाता है। चेंज में बच्चों इसलिए बोल रहा हूं कभी घटा भी देता है कभी बढ़ा भी देता है, तो ज्यादातर हम बढ़ाने वाले केसेस पढ़ते हैं, तो आप इंक्रीज भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट बीइंग कंज्यूम इन अ रिएक्शन, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, जैसे ही रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो ये बच्चों ये इसका काम होता है। ठीक है, और साथ में बच्चों ये हेबर्स प्रोसेस असल में रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसमें साथ के साथ मोलिबेडिनियम भी डाला जाता है। तो मोलिबेडिनियम एक प्रमोटर की तरह काम करता है जो कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा देता है। ये हम जाकर सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, प्रमोटर क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, पॉइजन क्या होता है, ये सारा का सारा हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, तो उसी मुद्दे पर आते हैं अभी। तो अब आ जाते हैं बच्चों पांचवें फैक्टर पे। पांचवा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ रिएक्शन बच्चों ऐसे होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो जाती है, जैसे फोटोलाइटिक रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो जाती है, AgCl प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो जाता है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में हो जाती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल H2 है बच्चों और यहाँ पे Cl2 है, ये भी गैस है ये भी गैस है। तो अगर आप सनलाइट में H2 और Cl2 को जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 2HCl बन जाएगा। लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन दिखाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और हाइड्रोजन भी क्या दिखाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी कोई भी, जैसे क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन है, जब भी ये लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा बच्चों, जब भी ये लाइट के प्रेजेंस में टूटेगा तो बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, आपको ये मालूम है। तो ऐसा होगा जब भी कोई सेम पावर वाला, बगल में सेम पावर, क्लोरीन भी सेम पावर का, इधर भी क्लोरीन सेम पावर का है, बीच में सिंगल बॉन्ड है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके रखता है। तो जब सनलाइट की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, जब सनलाइट की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा तो ना तो एनाइन आएगा ना तो कैटाइन आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला है ही नहीं। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जंप मार देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जंप मार देगा, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसी को बच्चों फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल बार बार टीचर बोलते रहते हैं फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। भाई ये होता है फ्री रेडिकल, कुछ नहीं होता ये। ठीक है, 11वीं क्लास में आपने रेडिकल पढ़ रखे हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब होमोलेप्टिक और होमोलाइटिक फिजन जो होता है उसमें ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है,
हालांकि चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो जैसे जैसे लाइट के प्रेजेंस बढ़ाऊंगा तो रिएक्टेंट का कोलिजन क्या होगा, जल्दी होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जल्दी होगा, और कोलिजन तो होगा ही होगा, और प्रोडक्ट आपका जल्दी बन जाएगा। इसका मतलब रेट यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट के। तो लाइट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, लाइट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है बच्चों। तो इतना क्लियर हो गया आपको। लास्ट फैक्टर पे आते हैं बच्चों, लास्ट फैक्टर नंबर 6। ओके, तो फैक्टर नंबर 6 पे आते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर फैक्टर नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों फैक्टर नंबर 6 जो है वो है सरफेस एरिया। फैक्टर नंबर 6 जो है वो क्या है, सरफेस एरिया। तो जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सरफेस एरिया को। सरफेस फैक्टर नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को। आप यहाँ पे मान लो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है और मेरे पास यहाँ पे भी एक इतना लंबा सा कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे भी कुछ रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे भी रिएक्टेंट है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट है। अब जरा मेरी एक बात सुनना फिर जवाब देना। यहाँ पे भी रिएक्टेंट का पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी रिएक्टेंट का पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी रिएक्टेंट का पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी रिएक्टेंट का पार्टिकल होगा। तो मुझे आप ये बताइए इसका कोलिजन बढ़िया हो पाएगा कि इन दोनों का कोलिजन बढ़िया हो पाएगा? सोच के बताओ किसका कोलिजन बढ़िया हो पाएगा। इसका कोलिजन बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया अच्छी टक्कर होगी, कि इसकी बहुत बढ़िया टक्कर होगी। तो आपको दिख रहा होगा सेकंड केस में डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस ज्यादा है तो ये अपनी स्पीड से आएगा, ये अपनी स्पीड एक्वायर कर लेगा और मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। यहां के हिस्से का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ के हिस्से का इनके पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ का मोमेंटम क्या होगा उस हिसाब से, यहाँ का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम यहाँ का कम होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ का क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब बढ़िया टक्कर किसमें हो पाएगी, इफेक्टिव टक्कर किसमें हो पाएगी, इफेक्टिव इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे ज्यादा होंगे। इफेक्टिव कोलिजन कहाँ होंगे, ज्यादा सरफेस एरिया में होंगे। इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे यार बहुत ही अच्छे तरीके से टकराएंगे, लेकिन यहाँ पे यार उस उतनी स्पीड से नहीं टकरा पाएगा क्योंकि मोमेंटम कम होगा, सरफेस एरिया कम है तो मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन आपको कम देखने को मिलेंगे। और बताओ जहां पे इफेक्टिव कोलिजन कम देखने को मिलेंगे वहां पे प्रोडक्ट जल्दी नहीं बनेगा। प्रोडक्ट जल्दी नहीं मिलेगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, स्पीड कम हो गई रिएक्शन की। और जहां पे आपको जल्दी जल्दी टक्करें मिल रही हैं, खतरनाक तरीके से टक्कर हो रही है, तो प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा। और प्रोडक्ट जब जल्दी बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कंक्लूजन कर सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्टेंट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक आपका, और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैं आपको रेट लॉ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, रेट लॉ पढ़ाऊंगा, और रेट लॉ के साथ साथ आपको रेट कांस्टेंट भी पढ़ाऊंगा और रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, जो कि उसके अगली वीडियो में होगा। पर अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी जरूरतमंद अभी स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिकल काइनेटिक्स ठीक से नहीं आती है, कॉन्सेप्ट ठीक से पकड़ में नहीं आते हैं, तो उनको आप ये वीडियो भेज सकते हो ताकि उनकी भी मदद हो, आपकी भी मदद हो और सबकी मदद हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।